हेलो फ्रेंड्स, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो मैं हूं शीतल वर्मा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर डिफरेंट इश्यूज़ हो जाएं या कोई भी मुद्दा हो जाए तो वो लेकर मैं आपके सामने रूबरू होती रहती हूं। तो आज की ख़ास बातचीत में मैं आपको मिलाने जा रही हूं नेशनल पैंथर पार्टी के एडवोकेट भी हैं और वो प्रधान भी हैं। तो उनके साथ डिफरेंट इश्यूज़ पे बात करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में और जिस तरह से वो नेशनल पैंथर पार्टी के प्रधान हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद शीतल जी। सर, जैसे कि बात करें, आप नेशनल पैंथर पार्टी के प्रधान भी हैं, तो देखा जा रहा ये है कि नेशनल पैंथर पार्टी के जो गंजू जी हैं तो वो भी वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। तो आप किस जगह पर स्टैंड करते हैं? क्या देखिए, गंजू जी किसी भी पोजीशन पे स्टैंड नहीं करते। मैंने ऑलरेडी भी बताया, जब हमारी पार्टी की वर्किंग कमेटी जो है वो सबसे सुप्रीम बॉडी है। वर्किंग कमेटी में जब भीम सिंह जी की डेथ हुई तब 18 मेंबर से 18 में से केवल 4 मेंबर गंजू जी के साथ हैं। वो 4 मेंबर लेके जगह जगह घूमते हैं और 4 मेंबर की मेजॉरिटी होती है। ये 14 मेंबर की मेजॉरिटी ये जनता बखूबी जानती है। तो जहाँ तक गंजू जी का सवाल है, एक तो पहले मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा कि वर्किंग प्रेसिडेंट की कोई पोस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। दूसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैक्सिमम एज प्रेसिडेंट की है वो है 70 ईयर्स। गंजू जी 80 ईयर्स के ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं, उससे ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ही हैज़ क्रॉस्ड 78। तो जो हमारे पास डाटा है, उनके पिछले साल उनके 78 पूरी होगी। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं करते हैं प्रेसिडेंट बनने का, ना उनके पास मेजॉरिटी है। मेरे पास जो हमारी पार्टी के रामनगर म्यूनसिपल कमेटी में जो काउंसलर जीत के आए हैं, उन सभी ने एफिडेविट्स जो है साइन करके दिया है रेजोल्यूशन कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। फिर हमारे जो डीडीसी मेंबर हैं चनैनी से और हमारे बीडीसी चेयरपर्सन जो पैंथर्स पार्टी की मैंडेट पे जीत के हैं, सभी का मुझे समर्थन है। और इस तरीके से गंजू जी जो पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं, वो देखिए, आप पिछले 5-6 महीने से आपने उनकी कोई एक्टिविटी नहीं देखी। आज जब हर्ष जी आए और पार्टी को मजबूती मिलने को आई, वो फिर से उभर के बाहर आ गए कि क्योंकि हम हर्ष जी को नहीं मानते। बेसिकली वो एजेंट है बीजेपी के, जो नहीं चाहते कि पैंथर्स पार्टी ग्रो करे, पैंथर्स पार्टी स्ट्रांगर हो। हर्ष जी के आने से जब स्ट्रांग होने लगी पार्टी, तो अब इनको पीछे से फंडिंग मिलना शुरू हो गई। जिनके पास कहीं बैठने तक के पैसे नहीं थे, आज आप देख रहे हैं इनके प्रीमियर जो होटल है वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। आपने देखा होगा भीम सिंह जी, उन पास खुद पैसे नहीं होते, रेयर चांस में कभी प्रेस क्लब में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन गंजू जी ने बैक टू बैक हर्ष जी के आने के बाद आप देख रहे हैं प्रेस क्लब में की, 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज प्रीमियर होटल में की। तो इसके पीछे जो फंडिंग है वो लोग फंडिंग कर रहे हैं जो चाहते हैं जम्मू में पैंथर्स पार्टी एग्जिस्ट ना करे, बीजेपी को कोई खतरा ना हो। और बीजेपी के जो खतरा रिमूव करना चाहते हैं, और बीजेपी ये जान ले कि इस छोटी हरकतों से हमारे जो राइवल ग्रुप हैं, छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, इनको फंडिंग करके अगर वो सोचती है कि पैंथर्स पार्टी को रोक लगी, तो ये बीजेपी की गलतफहमी है। इन लोगों को आप जितनी हवा देंगे, हम उतने मजबूत होंगे और उतनी मजबूती से ऊपर के सामने को जो है आपने आवाज़ उठाएंगे। अब 23 मार्च को हमारा प्रोग्राम होगा, उसी में आप देख लेंगे कि पैंथर्स पार्टी के साथ लोग हैं और लोग जो है बीजेपी के लिए खतरा बन के अब ऊपर बीजेपी से लोग अब उकता चुके हैं। सर, बात करें जैसे हर्षदेव सिंह जी की आपने बात की, तो जिस टाइम भीम सिंह जी फारूक अब्दुल्ला जी के उधर गए थे, बट ऑल पार्टी मीटिंग वो अटेंड नहीं करने गए थे, उनको इनवाइट किया गया था। वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला जी ने इनवाइट किया था। उस वक्त जिस टाइम वो वहाँ पर गए थे, तो उस टाइम हर्षदेव जी ने बहुत सारे सवाल उठाए थे, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस वक्त देखा जाए तो वो किसी ओहदे में नहीं है, फिर भी वो ऑल पार्टी मीटिंग को अटेंड करने गए। देखिए, एक तो सिचुएशंस के हिसाब से स्थितियां बदलती हैं। जहाँ तक सवाल है, तब एक उस वक्त इशू ये था कि बीजेपी ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि जो भी जाएगा पीएजीडी, गुपकार अलायंस जो उधर चला जाएगा, वो उसको हम देश विरोधी माने। भीम सिंह जी एज फ्रेंड गए थे, एज इंडिविजुअल गए थे, ना कि कोई गुपकार अलायंस का पार्ट थे। उस वजह से उनको उस वक्त लगा, लेकिन बाद में जो गलत फहमियाँ बीच की थी वो काफ़ी दूर हो गई कि ऐसा कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं थी और बाद में मसला स्मूथ हो गया। इनमें भी हमारे जो लोग थे साजिश करने वाले, उनकी ये साजिश थी, उकसाया गया भीम सिंह जी के खिलाफ कि ऐसा कदम भीम सिंह जी के खिलाफ उठाया जाए। लेकिन वो जो गलत फहमियाँ थी वो दूर हो गई और बड़ी जल्दी दूर हो गई और वो जो मसला था उसी वक्त हल हो गया। सर, बात करें अगर 23 मार्च को फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, किस तरह की तैयारियां की जा रही है और किस जगह पे सेलिब्रेट करने का सोचा?
देखिए, हमारी जो तैयारी फ़िलहाल की चल रही है, हम यही टारगेट, क्योंकि हमारा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा स्ट्रांग होल्ड रहा है, तो उधर हमारे काफ़ी सारे वोटर्स हैं, हमारे सपोर्टर्स हैं। तो जहाँ से भीम सिंह जी ने शुरू की थी इस पैंथर्स पार्टी को, एक किस्म से पुनर्जन्म पैंथर्स पार्टी का होने जा रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से जहाँ भीम सिंह जी बिलोंग करते हैं, उधर ही हम पैंथर्स पार्टी का जो है स्थापना दिवस मनाएं और नए सिरे से पुनर्जन्म जो पैंथर्स पार्टी का हो, नवजीवन पैंथर्स पार्टी को उधर से। सर, घुमा फिरा के बातें तो काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, मगर देखा जाए तो वो पार्टी जो है ज्वाइन करते हैं, कभी बीजेपी की, कभी एनपीपी की ज्वाइन करेंगे, या किसी भी पार्टी की बात करें तो किसी में भी चल जाते हैं। एक बार पार्टी ज्वाइन करके छोड़ जाती हैं, फिर ज्वाइन करती हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये आया राम गया राम नाम के मशहूर जो थे, ये सिस्टम जो था ये गलत सिस्टम है। इससे लोगों का विश्वास जो पॉलिटिक्स के ऊपर टूटता है। आज एक पार्टी का मैंडेट लेके आप इलेक्शन लड़ते हैं और उसके बाद वो खरीद आप बिक के दूसरी में चले जाते हैं। ऐसा आ जाए अपनी गलती को मान के, वो गलत नहीं है, लेकिन बार बार पार्टी से बदलना, आइडियालॉजी से बदलना, ये लोगों के साथ विश्वासघात है। क्योंकि आपकी आइडियालॉजी एट द सेम टाइम सभी अपोजिट पार्टीज़ के साथ नहीं मिल सकती। आप ये नहीं कह सकते आज आपको ANC की ऑटोनॉमी पसंद है, कल PDP का सेल्फ रूल पसंद है, पैंथर्स का नेशनलिज्म पसंद है। तो इस तरीके की जो आइडियालॉजीज, डिफरेंट आइडियालॉजीज को एकदम से बदलना, ये मतलब परस्ती है, इससे ज़्यादा कुछ। जिस तरह से भीम सिंह जी ने बहुत सारे काम किए पूरे JNK के लिए, जितने भी बेरोज़गार लोग थे उनके लिए काम किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, जम्मू कश्मीर को अलग करने का कभी नहीं उन्होंने सोचा, जो कि बाहर ये बातें उठाई जा रही हैं। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, उनमें भी ये बातें बोली जा रही हैं कि उन्होंने अलग करने का सोचा, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या आप मानते हैं कि उनको पद्मश्री का अवार्ड मिलना चाहिए? देखिए, वो मोस्ट डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं पद्मश्री के अवार्ड के लिए, क्योंकि एक गांव से उठ के, जिन उनके फादर के पास, क्योंकि वो मेरे ताया जी भी हैं, पर्सनली हम जानते हैं, तो हमारे दादाजी के पास कुछ भी नहीं था, वो रिटायर्ड फौजी थे। उधर से निकल के उन्होंने एक भूतरिया नाम के गांव से, जहां सड़क तब बनी जब हर्षदेव जी MLA बने, उससे पहले वहां सड़क तक नहीं थी, उस गांव से निकल के यासर अराफात से दोस्ती करना, सद्दाम हुसैन से दोस्ती करना, युगोस्लाविया के प्रेसिडेंट से दोस्ती करना, इतने इतने बड़े कदम जो है, भीम सिंह जी खुद एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी थे। उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया, कितने लोग जो जेल में, जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट ने से छुड़वाए वो लोग और उनको अपने अपने घरों में पहुँचाया। चाहे ह्यूमैनिटी का एंगल हो, चाहे कोई लोगों की सहायता के लिए, चाहे वो माइग्रेंट, जम्मू के माइग्रेंट थे, चाहे 1981 में जब तनख्वाहें आधी कर दी गई थी, तो चाहे ये जो बाहू फोर्ट है, इसके पास बस्ती थी, गोरखा बस्ती, इसको डिस्ट्रॉय करने की बात की, तब भीम सिंह जी, जब भी कहीं जुल्म सितम हुआ, भीम सिंह जी खड़े हुए। इसलिए वो ऐसे लीडर है जो पद्मश्री का मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट मैं मानता हूँ कि वो है। जी हाँ दोस्तों, भीम सिंह जी बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं इस पद्मश्री अवार्ड को लेकर। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि उनको ये पद्मश्री अवार्ड ज़रूर मिले। और मैं चाहूँगी जिस वक्त मैं ये खास बातचीत का कार्यक्रम ख़त्म करती हूँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि जो डिज़र्व इंसान है भीम सिंह जी, उनको पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए या नहीं। अपनी राय ज़रूर बताते हैं ब्रेक के बाद। आईलाइन की हर्बल तुलसी, सेहत की घुट्टी, रोगों से छुट्टी। अगेन वेलकम बैक। तो सर, एक बार फिर स्वागत है। सर, जिस तरह से मैंने पहला सवाल आपको किया कि वो वर्किंग प्रेसिडेंट है और आप प्रधान हैं, तो किस तरह से आप स्टैंड करेंगे, तो उसके बारे में कुछ कहें। वो वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं है, मैं क्लियर कट कह रहा हूँ, हम उनको नहीं रिकग्नाइज करते। जितनी भी कम्युनिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, वो हमारे ऑफिस में ही आती रही है। जो इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स डे ऑर्गेनाइज किया था, नेशनल वोटर्स डे ऑर्गेनाइज किया था, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया और इलेक्शन कमीशन ने हमें खुद बुलाया था। अगर वो वर्किंग प्रेसिडेंट थे तो जो नेशनल वोटर्स का फंक्शन था उसमें वो क्यों नहीं गए? जो आपके जो 26 जनवरी का फंक्शन था, उसकी लेटर्स हमें बाय नेम आई हैं। तो अगर वो वर्किंग प्रेसिडेंट थे तो वो क्यों नहीं गए कि भाई इनको क्यों लेटर्स आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से? तो ये अब इस वक्त उठना, आपने खुद मीडिया में है, आपने देखा होगा पिछले 6 महीने से बिल्कुल साइलेंट थे। जो उठने का मकसद अब यही है कि पैंथर्स पार्टी मजबूत ना हो, किसी ना किसी तरीके से हर्षदेव सिंह जी की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट की जाए, ताकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को फोकस ना करें। मैंने आपको बता दिया, एक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है वो फैसला लेती है, वो सबसे पहले मेजॉरिटी चेक करती है सुप्रीम बॉडी
बॉडी ऑफ द पार्टी में। फिर वो देखती है जो लोग इलेक्टेड है मैंडेट पे वो किसको सपोर्ट करते हैं। जितने भी मैंने आपको बताया 18 मेंबर्स हैं, 18 में से सिर्फ 4 गंजू जी के साथ हैं। मैं झूठ बोलने को 5 वो 2 भी कह सकता है, 1 भी कह सकता था। उनके पास 4 है, मैं साफ कह रहा हूँ 4 उनके पास हैं, बाकी 14। कैसे इस चीज़ को किस तरह से डिसाइड किया जाएगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन वर्किंग प्रेसिडेंट बनेगा, किस तरीके से ये डिसाइड होगा? बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन से होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जो वर्किंग कमेटी है अपने किसी मेंबर को प्रेसिडेंट चुन सकती है। तो वर्किंग कमेटी ने 19 जून 2022 को मीटिंग की, रेजोल्यूशन पास किया, जिस रेजोल्यूशन में मुझे प्रेसिडेंट चुना। मैं गंजू जी को ओपन चैलेंज पहले भी किया था, आज भी करता हूं, अगर आपके पास वर्किंग कमेटी के मेजॉरिटी लोगों के साइन किया हुआ रेजोल्यूशन है तो आप मीडिया के ऊपर चढ़ाते क्यों नहीं है? मुझे कहिए, मैं चढ़ाता हूं। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा हुआ ऑलरेडी कि ये लोग हैं, इनके साइन मेरे पास हैं और ये सारे मुझे सपोर्ट करते हैं। मैंने जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं हमारे मैंडेट पे जीते हैं उनका रेजोल्यूशन साइन करके इलेक्शन कमीशन को भेजा है। इन्होंने क्या किया है, एक फिटिशियस जो है वर्किंग कमेटी की बॉडी भेज दी है। कहते हैं कि भीम सिंह जी की डेथ के बाद हमने बनाई। भाई आपके पास कहाँ से पावर आई इनको कोई वर्किंग कमेटी बनाने की? वर्किंग कमेटी 2021-22 में चुनी गई थी, जो अभी तक वर्किंग कमेटी जो है वही चल रही है। नई वर्किंग कमेटी कोई चुनी नहीं गई है। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो वर्किंग कमेटी में 2 टाइप के मेंबर्स हैं हमारे, एक इलेक्टेड मेंबर्स और एक नॉमिनेटेड मेंबर, जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो गंजू जी इलेक्टेड मेंबर भी नहीं है। उस वर्किंग कमेटी में भी मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ और मेरे साथ कुछ साथी जो हैं और भी इलेक्टेड मेंबर हैं। गंजू जी को सिर्फ नॉमिनेट किया गया था। वो जो हमारे पार्टी के मेंबर हैं उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर नहीं है। वो पार्टी के मेंबर्स के वोटों से जीत के वर्किंग कमेटी के मेंबर नहीं बने हैं, उनको सिर्फ नॉमिनेट किया गया है। जबकि हम पार्टी के वर्कर्स द्वारा वोट देने के बाद जो है इलेक्टेड मेंबर उसके वर्किंग कमेटी के बने हैं। और उस वर्किंग कमेटी का जो रिटर्निंग अफसर था, जब वो इलेक्शन हुई थी, उस इलेक्शन का रिटर्निंग अफसर गंजू साहब। क्या लगता है ये लड़ाई जो है कब तक चलती रहेगी? क्योंकि बाहर की पब्लिक भी जानना चाहती है कि ये जो लड़ाई है, कौन वर्किंग प्रेसिडेंट है, कौन प्रथम श्री का अवार्ड लेना चाहता है और कौन आगे बढ़ के भीम सिंह जी को सपोर्ट करेगा या हर्ष देव जी को सपोर्ट करेगा, तो क्या कहेंगे? देखिए, मेरा जो हमने इशू को खुद ही स्लो रखा था। क्योंकि ये हमारे पुराने मेंबर हैं। गंजू जो भी पुराने मेंबर हैं, जो बाकी इनके साथी इनके साथ चल रहे हैं वो भी पुराने मेंबर हैं। हमने इनको बड़ी कोशिश की कि आप लड़ाई मत डालिए, आप हमारे साथ आइए, मिलजुल के काम करेंगे। लेकिन इन्होंने एक ऐसा र्यूमर फैला दिया है कि अब ये कहते हैं कि भीम सिंह जी का कोई भी रिश्तेदार पार्टी में हमें नहीं चाहिए। अगर भीम सिंह का रिश्तेदार एलिजिबल है, वो 30 साल पार्टी में उसने दिए हैं, 20 साल पार्टी में दिए हैं, तो वो क्यों नहीं बनेगा? तो ऐसा कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि भीम सिंह का रिश्तेदार जो है वो पार्टी की पोस्ट में रह सकता? ये एक साजिश भीम सिंह के परिवार के खिलाफ चली जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए हैं। हर्ष जी कोई नलायक नहीं थे जिनको एडजस्ट कर दिया पॉलिटिक्स में लाके, जैसे किसी बड़े बड़े लीडर अपने नलायक बच्चों को एडजस्ट करते। हर्ष देव जी सैनिक जो है आपका स्कूल है उसके प्रोडक्ट हैं, ब्रिलियंट माइंड है। तो वो जब पॉलिटिक्स में आए वो KS में भी जा सकते, IAS में जा सकते, इतने बड़े प्लेटफॉर्म को छोड़ के आए। हम जो मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट का, अगर मैं पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ तो मैं अपना टाइम जो है डाइवर्ट कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ लॉस सफ़र करें। हम वो लोग हैं जिन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं, क्योंकि भीम सिंह जी के नक्शे कदम पे चले हैं। भीम सिंह जी इतने बड़े एडवोकेट थे और उन्होंने जनता को अपना समय दिया। हम भी चाहते हैं उसी नक्शे कदम पे चल के कुछ ना कुछ समय हम जनता के लिए निकालें और उन जो उन्होंने रीत चलाई थी उसको आगे लेके जाएं। और इसीलिए जो हम पैंथर्स पार्टी को आगे लेके जाना चाहते हैं, ताकि जो सपना प्रोफेसर साहब का था कि गरीब की सुनवाई होनी चाहिए, गरीब की जो है बात सुनी जानी चाहिए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए, इसलिए हम पैंथर्स पार्टी को आगे लेके जाना चाहते हैं और पैंथर्स पार्टी को हम ही आगे लेके जाएंगे। गंजू साहब आपको अब ज़्यादा देर दिखने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो माफ़ करने का पीरियड था, जो बर्दाश्त करने का पीरियड था, अब ओवर हो चुका है। जल्द ही आप देखेंगे गंजू साहब अब इलेक्शन कमीशन से भी बाहर हो जाएंगे। तो देखा आपने कितना सुंदर इन्होंने जवाब दिया। मुझे उम्मीद है पब्लिक को इनका मैसेज ज़रूर मिलेगा। पॉलिटिकल लाइन की काफ़ी सारी बातें हो गई, अब बात करते हैं इनकी लाइफ की, थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगी, आपने ये एडवोकेट लाइन चुनी, एडवोकेट को भगवान का दर्जा दिया जाता है, इंसाफ का दर्जा दिया जाता है, तो क्या कहेंगे इस लाइन को ही क्यों चुना? देखिए, बेसिकली इसके पीछे जो इंस्पिरेशन थी वो भीम सिंह थे, क्योंकि मेरे ताया जी थे, वो एडवोकेट थे। तो मेरे जो अदरवाइज सब्जेक्ट BSc में थे वो कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने ग्रेजुएशन की थी। मुझे MSc मैथमेटिक्स में भी एडमिशन मिलती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मिलती थी। लेकिन जो भीम सिंह जी को जब हम देखते थे तो उनकी जो वकालत के जो उन्होंने इतने लोगों को बरी कराया, PLs की, इतने लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ी, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इंस्पिरेशन थी। तो भीम सिंह जी को देखते हुए ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं जो है लॉ करूँगा और लॉ की वजह
से ला की एड से लोगों की सहायता करें। सही कहा इन्होंने, बड़ों से ही सीखने को मिलता है, तभी इन्होंने ये एडवोकेट की लाइन जो है वो चुनी। और सर क्या कहेंगे, आपकी फैमिली में कौन कौन है और किस तरह का आगे का सोचा है आपने, इस लाइन को जो चला रहे हैं आप, इसको किस तरह से बढ़ाएंगे? और नेशनल पैंथर पार्टी की बात करें तो उसके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पैंथर्स पार्टी के वर्कर्स को साफ मैसेज है कि आज से पहले, जब 2014 से पहले आप ले लें तो आजमाया बीजेपी को नहीं गया था। लोगों को एक उम्मीद थी कि बीजेपी आएगी और हमारा भला करेगी, और लोगों ने बढ़ चढ़ के इनको वोट दिए और हमने देखा 25 MLA अपने और 2 MLA की इनको आउटसाइड सपोर्ट भी रही। 27 MLA होने के बावजूद ये PDP के आगे नतमस्तक हो गए। आज आप देखते हैं बीजेपी के लीडर से पूछा जाता है कि प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कोई कहता है मुझे कंसल्ट नहीं किया गया, कोई अपना मुंह तक नहीं खोलता है, मीडिया से मुंह छुपाना शुरू कर देता है। तो ये लोग ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के काबिल नहीं रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी इनके ऊपर हावी हो चुकी है। आज प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, लेकिन ये जस्टिफाई कर पा रहे हैं उसको, और ना ही उसका विरोध कर पार्टियों से हताश हो चुकी है। उन्होंने कांग्रेस को देख लिया, NC PDP सबको देख लिया है, और बीजेपी जो उनकी उम्मीद थी उसको भी उन्होंने देख लिया। तो इसीलिए अब पैंथर्स के लिए एक बहुत अच्छी स्पेस है, लेकिन अगर कमी है तो वो हमारी मेहनत में कमी है। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें वो स्पेस ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी। अदरवाइज लोग जो हैं बीजेपी का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा अल्टरनेटिव जो नेशनलिस्ट हो, जो सेकुलर हो, और वो पूरी JNK में एक ही ऐसी पार्टी है जो नेशनलिस्ट है, सेकुलर है और जनता का काम करने के लिए तत्पर रहती है, वो है पैंथर्स पार्टी। हमारे वर्कर्स को यही संदेश है कि आप निकल के जाइए, इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलने वाला। आज बीजेपी के प्रति जितना भी रोष है उसका पूरा फायदा उठाएं और पैंथर्स के लिए मेहनत करें, ताकि पैंथर्स की जो है नेक्स्ट जो असेंबली होती है उसमें हमारी सरकार बने और हम जनता की और भी ज्यादा सेवा करें। लास्ट में एक सवाल और रहेगा, जिस तरह से कल मनोज सिन्हा जी ने कहा SSC के एग्जाम जो रद्द कर दिए गए, और सड़कों पे देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स ने भी बड़ा रोष जताया है, और उनका ये कहना है कि टैक्स जो है वो इसलिए लिया जा रहा है कि कल को वो उनके लिए भला करेंगे। तो इसका क्या मानना है आपका कि क्या जो वो कर रहे हैं, टैक्स जो ले रहे हैं, क्या वो सही है? देखिए, जो अभी तक पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, क्या वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रही है उसकी? अगर आप उसी को प्रॉपर यूटिलाइज करें तो आप जनता की बेहतरी कर सकते हैं। ज़्यादा टैक्स मीन्स ज़्यादा करप्शन, क्योंकि आपके पास खाने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, तो आप कहते हैं लोगों से इकट्ठा कीजिए टैक्स, और उसके साथ करप्शन भी ज़्यादा होगी। अदरवाइज जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन अगर आप फंड की करें तो फिलहाल प्रॉपर्टी टैक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने देखा कि कोविड-19 में लोगों ने बहुत बुरी फाइनेंशियल कंडीशंस देखी हैं, लोगों के बिजनेस बंद हो गए, जो रिवाइव लोगों के बिजनेस नहीं कर पाए। ये तो कोई टाइम ही नहीं था कि आप प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज करें। खास करके प्रॉपर्टी टैक्स का मैं इसलिए भी विरोध करता हूं कि जब आप सीमेंट लेते हैं आप टैक्स देते हैं, आप सरिया लेते हैं टैक्स देते हैं, आप जमीन खरीदते हैं तब आप टैक्स देते हैं। तो जब आपने सब कुछ टैक्स देके बनाया, फिर प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज करना एक इमोरल जो है। और दूसरा, जब आपका लेजिस्लेचर ही नहीं है, हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, तो जब लोगों की ब्यूरोक्रेसी हमारे लिए लॉ बना रही है तो ये डेमोक्रेसी कहाँ है? जल्द से जल्द आप इलेक्शन कराइए, असेंबली बहाल कीजिए और जनता के जो नुमाइंदे हैं वो तय करें कि टैक्स देना है या नहीं देना। जो जनता की विल है वो सुप्रीम होनी चाहिए, ना कि ब्यूरोक्रेसी की मनमर्जी। अभी जो हमारे साथ चल रहा है वो ब्यूरोक्रेसी की मनमर्जी चल रही है, जनता की आवाज़ जो है वो दबाई जा रही है। इस समय जब तक कि कोई असेंबली नहीं आती, कोई भी ऐसा टैक्स या कोई भी ऐसा जो जनता के ऊपर बोझ डालने वाला एक्ट है वो अभी सरकार को नहीं करना। तो ये थे हमारे साथ विलक्षण सिंह जी, नेशनल पैंथर पार्टी के प्रधान। तो उनकी बातें आपको कैसी लगी ये लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे चल के इनको किस तरह से बढ़ावा देना चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर हमें राय दें। नेक्स्ट एक टॉपिक के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू। जीवन का भरपूर आनंद उठाएं, आयु लाइन के हर्बल जूस अपनाएं।